हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइड मॉक्स। हम लोगों ने पॉलिटी सब्जेक्ट की शुरुआत की थी जिसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बन गया है जिसका नाम है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो फटाफट से जाकर के वो वीडियो को देख लीजिए, जिसके अंदर मैंने पूरे टॉपर्स के वे से बताया है पूरे चैप्टर को। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है आपका सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके अंदर जो मैंने सोर्स यूज़ किया है वो है परमार सर के प्रीमियम नोट्स की। हम लोगों पूरा जो टॉपर्स का वे होता है उस वे से पढ़ेंगे कि ये चैप्टर को कैसे ख़त्म करना है आपको। तो आइए शुरू करते हैं फटाफट से आज के वीडियो को। तो ये हैं हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, जिनको हम लोग फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी भारत के संविधान को बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से। तो हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देखा था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में। यानी एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा लिखा हुआ जो है वो हमारा संविधान है। 10 किलो की इसकी पूरी किताब है। और जो ओरिजिनल पूरा संविधान कैसे लिखा गया, किसने कैलीग्राफी की, किसने डेकोरेटेड किया, कब से क्या सारी चीज़ें हुई, वो सारी चीज़ें मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में जो हमारा पॉलिटी 01 है उसके अंदर ऑलरेडी बता दिया है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। तो ये इतना बड़ा संविधान है पूरे विश्व में, इसीलिए हम लोग जो इसका सिंबल है वो एलिफेंट रखा गया। ठीक है, क्योंकि एलिफेंट भी काफ़ी बड़ा होता है। और जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने वर्ड का यूज़ किया है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका मतलब है कि कुछ अनरिटन भी होता होगा। तो हाँ, बहुत जगह पर ऐसा भी संविधान है जो कि लिखा हुआ नहीं है। यानी कि उसके जो कोर्ट्स हैं वही मानते हैं कि क्या चीज़ें सही हैं क्या चीज़ें नहीं सही हैं। वहाँ पर ऐसा कुछ पहले से प्री डिफाइंड नहीं है। ठीक है, यानी कि कुछ भी बिल्कुल भी स्ट्रक्चर्ड नहीं है। यहाँ पर क्या है, आपका कंपाइल्ड है, स्ट्रक्चर्ड है सिस्टमेटिक फॉर्म में बाय अ फ्यू मेंबर्स। ठीक है, फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड, नॉट इजी टू अमेंड, यानी इसको बहुत आसानी से बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, बदलने का क्या चीज़ें रहती हैं वो सारी चीज़ें हम लोग अभी आगे के वीडियोस में देखेंगे। इंडिया में आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होता है और अनरिटन आपका यूके में फॉलो होता है। इसको इजी टू अमेंड किया जा सकता है, यानी आराम से बदला जा सकता है। नॉर्मल कोर्ट्स वगैरह इसको बदल सकती हैं। नॉट फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड, इसको किसी भी वे में जैसे फॉर्मल वे में कुछ लिखा नहीं गया है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड नहीं है ये। तो आपको होप अनरिटन और रिटन जो दोनों हैं उन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो ओरिजिनली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था जब वो बन करके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो उसके अंदर 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। तो अभी करंट में कितने हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आपके ओरिजिनली कितने थे वो आप लोग एक बार ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। अब इतने हो गए हैं तो आप अगर ये आपको याद रहेगा तो आप उसी बेसिस पे इसको भी ध्यान रख पाओगे। ठीक है, पार्ट 7 हैज़ बीन डिलीटेड एंड न्यू पार्ट्स आर एडेड। ठीक है, तो पार्ट 7 जो था उसको डिलीट किया गया और ये जो पार्ट्स हैं इनको ऐड किए गए। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना, आपको जो मैं बता रहा हूँ बस आप उतना ही ध्यान रखिए। अब देखिए, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म होता है। इसका मतलब होता है मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, दिस रिफर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। जैसे कि आपका यूनियन लेवल पर यानी पूरे कंट्री के लेवल पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, यूनियन गवर्नमेंट होती है। अलग अलग स्टेट्स के ऊपर आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है और अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग लोकल बॉडीज़ आपकी जो होती है वो होती है। तो ये 3 टियर ऑफ जो गवर्नमेंट है वो आपकी इंडिया में एग्जिस्ट करती है। इसके अंदर पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग लेवल पर किया गया है। तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग लेवल पर करना क्या कहलाता है, फेडरलिज्म कहलाता है। अमेंडमेंट क्या कहलाता है, अमेंडमेंट मतलब होता है अ फॉर्मल चेंज टू लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन और अदर लीगल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो यानी कुछ ऐसे लॉज थे जो उस टाइम के लिए एप्लीकेबल थे, लेकिन अभी क्या है, चीज़ें बदल गई हैं, समय बदल गया है। तो कुछ नए लॉ लाने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका साइबर क्राइम से रिलेटेड और बहुत सारे जो पुराने लॉज थे उनको हटाया भी जाता है। तो जो चेंजेस किए जाते हैं लॉ के अंदर वही क्या कहलाता है, आपका अमेंडमेंट कहलाता है। ये इतना इजी नहीं होता है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा। लेकिन कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिसके बेसिस पे अमेंडमेंट किया जा सकता है, तो वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। अब देखिए, अंडर फेडरलिज्म द स्टेट्स आर नॉट मेयरली एजेंट्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। यानी कि फेडरलिज्म के अंदर ऐसा नहीं है कि जो स्टेट्स हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एजेंट हो गई आपकी यूनियन गवर्नमेंट की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बट ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। ठीक है, मतलब वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो भी उनको मिला है उतनी पावर वो कंज्यूम करती हैं। इंडिया हैज़ अ फेडरेशन विद अ यूनिटरी फेडरेशन इंडिया हैज़ अ फेडरेशन विद अ यूनिटरी बायस, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। इंडिया के अंदर हालांकि हम लोग कह सकते हैं कि एक यूनिटरी बायस है कि जो
बड़ी लेवल की पावर है वो आपके यूनियन के पास ही है, और कहीं ना कहीं छोटे लेवल पर यूनियन गवर्नमेंट जो है वो आपके स्टेट्स की गवर्नमेंट को कंट्रोल करती ही है। इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, यूनिटरी बायस, यानी कि कहीं ना कहीं जो बायसनेस है वो यूनिट को कहीं ना कहीं दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए फेडरल फीचर्स और यूनिटरी फीचर्स क्या क्या होते हैं। फेडरल फीचर्स का मतलब होता है कि जो अलग अलग लेवल पर जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि इंडिया में है ही है। यूनिटरी फीचर्स मतलब कि अलग अलग लेवल पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, यूनिट के पास यानी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी के पास सारी पावर होती है। इंडिया में आपका फेडरल सिस्टम फॉलो होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन लगातार बदलता रहता है, यूनियन जब चाहे तब कॉन्स्टिट्यूशन बदल ले, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक रिजिडिटी कहीं ना कहीं है। हालांकि फ्लेक्सिबल भी है, लेकिन वो अमेंडमेंट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जो रूल्स है उसको फॉलो करना पड़ता है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, यानी कि ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट किसी यूनिट गवर्नमेंट के पास है, वो इंडिपेंडेंस होती है तो वो दोनों के पक्ष को सुनती है। फिर आपका क्या है, बाई कैमरलिज्म है, डुअल गवर्नमेंट है। तो ये सारी चीजें कहाँ पर है, आपका फेडरल फीचर्स के अंदर आती है। यूनिटरी फीचर्स के अंदर क्या आती है कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप है। और सिंगल सिटीजनशिप का मतलब है कि पूरे जो सिट मतलब जो पूरे देश की नागरिकता है वो सिर्फ, यूनिटरी फीचर्स में देखिए क्या क्या है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सिंगल सिटीजनशिप होती है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी होती है, ऑल इंडिया सर्विस होती है, इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय सेंटर होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग के पास यूनिटरी फीचर्स भी है, क्योंकि ये जितने भी फीचर्स हैं ये सभी क्या है, आपकी यूनिटरी फीचर्स है, और ये सभी इंडिया के अंदर हम लोग के पास सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसा नहीं है कि यूनिटरी के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन हो और स्टेट्स लेवल की गवर्नमेंट के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन हो, और जो आपके म्यूनिसिपल्स उनके लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन हो। ऐसा कुछ तो है नहीं, सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ही नागरिकता है, पूरे भारत की नागरिकता होती है। ऐसा नहीं है कि कोई यूपी एमपी या अलग अलग स्टेट्स में रह रहा है तो उसकी अलग अलग नागरिकता हो गई, ठीक है, एक ही नागरिकता होती है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, यानी कि जो आपकी जुडिशरी है वो पूरा इंटीग्रेटेड है, ऐसा नहीं है कि आपकी जो स्टेट्स लेवल की जुडिशरी है वो कहीं ना कहीं उतनी ही पावर रखे जितनी यूनिटरी लेवल पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो रखती है। आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर ज़्यादा होती है, हाई कोर्ट्स की पावर बहुत कम होती है उसके कंपेयर में। तो मतलब कि कहीं ना कहीं एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। ऑल इंडिया सर्विसेज है, यानी कि कहीं ना कहीं जो आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, ठीक है, आईएफएस होते हैं, ये सारे के सारे के जो एग्जाम्स होते हैं उनका जो चुनाव होता है वो यूनिटरी गवर्नमेंट ही करती है, और वही आपके स्टेट्स पे भेजती है। तो कहीं ना कहीं यूनिटरी गवर्नमेंट का ही कंट्रोल हो गया ना उन स्टेट्स पे। ऐसे होता तो नहीं है, पर एक जो इसका सिस्टम है उस हिसाब से। इमरजेंसी प्रोविजंस भी कहीं ना कहीं यूनिटरी गवर्नमेंट को ज़्यादा दी गई है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स भी जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी सेंटर ही करती है। तो मतलब हम लोग के पास फेडरल फीचर्स भी हैं और यूनिटरी फीचर्स भी हैं। बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पूरा सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब देखिए कुछ कमेंट्स दिए गए थे इंडियन फेडरलिज्म को लेकर के, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कितने सारे बायसनेस है हमारे जो फेडरल सिस्टम है इसके अंदर इंडिया के। तो इसके अंदर देखिए कई जो लोग थे उन्होंने कई बातें कही थी, कई कमेंट्स किए थे। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि किसने क्वेसी फेडरल बोला, किसने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला, किसने बार्गेनिंग फेडरलिज्म बोला, और चार चार ऑप्शन दे देता है इन्हीं सब में से ले करके, और आपको बताना रहता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ये एसएससी सीजन में क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप लोग देख लीजिए, आप लोग इसको याद रखिएगा कि क्वेसी फेडरल किसने बोला था। क्वेसी फेडरल का मतलब क्या है, कि मतलब कि पूरे तरीके से फेडरल नहीं है ये, ठीक है, क्वेसी फेडरल है, यानी कहीं ना कहीं एक फॉल्स फेडरल है। इसको बोला था आपका बाई केसी वेयर्स ने। और आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि जो आपका कॉपरेट कहीं ना कहीं करता है, जो आपका स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं यूनियन गवर्नमेंट को क्या करती है, कॉपरेट करती है, उनके साथ कहीं ना कहीं मिल करके चलती है। तो उनको इसको किसने बोला था, तो उसको बोला था आपका ग्रेविल ऑस्टिन ने। और बार्गेनिंग फेडरलिज्म, यानी कि गवर्नमेंट जो होती है यूनियन गवर्नमेंट और आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक दूसरे का कहीं ना कहीं साथ देना, एक दूसरे को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे करना, ठीक है, बार्गेनिंग करना, वो किसने बोला था, आपका मॉरिस जोन्स ने बोला था। तो ये तीनों पॉइंट आप याद रखिएगा कि किसने क्या बोला था, ये डायरेक्ट आपका पूछा जाता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट के ही अंदर जो है वो पूरी गवर्नमेंट की फॉर्म होती है। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन, आप देख लीजिए, थ्री ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट होती है हम लोग की। लेजिस्लेटिव, जो कि लॉ बनाती है, एल ई से आप याद रख सकते हो यहाँ से कि लॉ बनाती है। एग्जीक्यूटिव मतलब जो उसको एग्जीक्यूट करती है, जो उसको कैरी करती है, जैसे कि आपकी पुलिस हो गई, आपके जो गवर्नमेंट भी हो गया, सीएम पीएम, ये तो क्या करते हैं, इसी लॉ को जो बना है उसको एग्जीक्यूट करवाने का काम करते हैं। ठीक है, कि ग्राउंड लेवल पर वो जो लॉ बने हैं वो एग्जीक्यूट हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, उसके पीछे हमें क्या सजा देनी है, क्या फाइन लगाने हैं, ये सारी चीज़ों का काम क्या
करता है आपका एग्जीक्यूटिव करता है। जुडिशियल ये इवेल्युएट करता है लॉज को कि जो लॉ बने हैं वो सही है या नहीं सही है। ठीक है, जैसे अगर कोई लॉ बन गया कि अगर आप हेलमेट नहीं लगाओगे तो 5,000 रुपये या 500 रुपये आपको जुर्माना देना होगा। अगर गवर्नमेंट उसको चाह करके लॉ को क्या कर दे, 50,000 कर दे हेलमेट ना लगाने पर, तो फिर जुडिशियल वहां पर इंटरफेयर करेगी और कहेगी कि ये बहुत ज्यादा फाइन हो गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो देखती है, इवेल्युएट करती है कि जो लॉ बनाए जा रहे हैं वो सही है या नहीं सही है, उनके ऊपर जो पूरे फीचर्स दिए गए हैं वो सही है या नहीं सही है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं फंडामेंटल राइट्स को। तो द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैज ऑफन बीन रिफर्ड टू एज कंसाइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स देयरफॉर प्रोटेक्ट सिटीजंस अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। यहाँ पर स्टेट का मतलब कोई राज्य नहीं है बल्कि पूरा का पूरा देश है। ठीक है, तो स्टेट हम लोग पूरे देश को भी बोलते हैं और राज्य को तो बोलते ही हैं। तो अब देखिए फंडामेंटल राइट्स भी हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं, जिससे कि ये हो सके कि जैसे पहले अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कहीं ना कहीं रूल किया, तो अब अगर कोई गवर्नमेंट आ जाती है और वो हमारे ऊपर अपने तरीके से रूल ना करने लग जाए, इसीलिए हम लोग को अपने फंडामेंटल राइट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन देती है। ये सारी चीजें देने की वजह से इसे क्या कहा जाता है, कंसाइंस कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स इसीलिए दिए गए कि जो हमारे अंग्रेज जो थे पहले, वो जिस तरीके से इंडियंस के ऊपर अत्याचार किए, अपने तरीके से इम्प्लीमेंट किए चीजों को, तो वो चीजें जो है वो पावर में आने के बाद कोई गवर्नमेंट ना करने लग जाए, इसीलिए हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है, फंडामेंटल राइट्स देता है। आगे बढ़ते हैं सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलरिज्म मतलब होता है धर्म निरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष आप बोल सकते हो। ठीक है, यानी कि कोई भी जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं जो हमारा रिलीजन है उसको प्रमोट नहीं करेगी ऑफिशियली। ठीक है, आ सेक्युलर स्टेट इज वन इन विच द स्टेट, यानी कि जो हमारा देश है, ठीक है, डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। ठीक है, यानी इंडिया में ऐसा नहीं है कि कोई एक रिलीजन को प्रमोट किया जाता है कि ये पूरे भारत का रिलीजन है। ठीक है, लेकिन बाकी देशों में अगर आप देखो, जैसे कि पाकिस्तान में वो एक इस्लामिक नेशन है, यानी कि वहाँ पे इस्लाम को कहीं ना कहीं क्या कहा जाता है कि वो उनका स्टेट रिलीजन है। ठीक है, इस्लाम, तो वो एक इस्लामिक, तो वो एक इस्लामिक देश है। नेपाल को कहीं ना कहीं हम लोग हिंदू देश बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पर हिंदुइज्म को प्रमोट किया जाता है एज अ स्टेट रिलीजन। लेकिन इंडिया में कोई भी रिलीजन को एज अ स्टेट रिलीजन नहीं फॉलो किया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्युलरिज्म बोलते हैं। हालांकि सेक्युलरिज्म के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका नेगेटिव सेक्युलरिज्म और एक होता है आपका पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। तो नेगेटिव सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि स्टेट इज नॉट इन्वॉल्व इन रिलीजियस मैटर्स। ठीक है, और पॉजिटिव में क्या होता है कि स्टेट इज इन्वॉल्व इन रिलीजियस मैटर्स, जैसे कि इंडिया, इंडिया में क्या होता है, रिलीजियस मैटर के ऊपर इन्वॉल्व किया जाता है। लेकिन इसमें ये सेकुलर कैसे हो जाए, तो ये सेकुलर तभी होगा जब सारे रिलीजन को बराबरी से देखा जाएगा। जैसे कि इंडिया में हज के लिए जब कोई यात्री जाता है तो उसको बहुत सारे जो है बेनिफिशरीज दिए जाते हैं, तो वहीं कोई अगर कोई दूसरे जो हिंदू यात्रा है या जैन यात्रा है, तो सभी को बराबर तरीके से क्या किया जाता है, बेनिफिशरी दी जाती है। तो ये पॉजिटिव फॉर्म हो गया। लेकिन निगेटिव फॉर्म में क्या है कि कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा गवर्नमेंट का किसी भी रिलीजियस मैटर में। जैसे कि आपका यूएसए में क्या चलता है, नेगेटिव सेक्युलरिज्म चलता है, लेकिन इंडिया में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म चलता है। द आइडिया ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम मैनी सोर्सेस। तो ये आपका एक फैक्ट है, सभी को पता भी है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना वो अलग अलग और भी जो कॉन्स्टिट्यूशन थे देश के, उन सभी से जो बेस्ट बेस्ट आइडियाज थे उनको लेकर के बनाया गया था। तो इतनी चीजें यहाँ तक लिखी गई हैं। इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को मिल जाता है शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे कितने शेड्यूल्स होते हैं, 8 शेड्यूल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अब कितने हो गए हैं, अब तो 12 हो गए हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि जितने शेड्यूल्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो क्या क्या है और उनको कैसे याद करते हैं वो भी आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले शेड्यूल 1, पहले शेड्यूल में क्या लिखा गया है कि जितने भी नेम्स ऑफ स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, यानी कि उनकी टेरिटरी कहाँ कहाँ तक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं कि जैसे आपका जो भी स्टेट है वो उसका नाम, उसकी टेरिटरी कहाँ से कहाँ तक है, इसी तरीके की यूनियन टेरिटरी है, उसकी टेरिटोरियल जो पूरी बाउंड्री है वो कहाँ तक है, उसका ज्यूरिडिक्शन क्या है, वो सारी चीज़ें आपका पहले जो शेड्यूल है उसमें लिखा गया है। दूसरे शेड्यूल में क्या लिखा गया है, प्रोविजन रिलेटिंग टू इमोलमेंट्स एंड अलाउंस। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सैलरीज है, क्या क्या चीज़ें अलाउंस क्या क्या मिलेगा प्रेसिडेंट को, वीपी को, गवर्नर को, स्पीकर को, ठीक है, डिप्टी स्पीकर को, चेयरमैन को, डिप्टी चेयरमैन को, जजेस को, सीएजी को। तो इन सारे जो हमारे वीवीआईपीज होते हैं उनको कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे, इवॉल्वमेंट्स मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आपके शेड्यूल 2 में लिखा गया है। शेड्यूल 3 में आपको ओट्स की, वो क्या ओट्स लेंगे, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, एमपीज हैं, एमएलएज हैं,
जजेस हैं, सीएजी है, वो क्या ओथ लेंगे, क्या शपथ लेंगे और क्या अफर्मेशन लेंगे, उन सारी चीज़ों को किस में लिखा गया, आपका शेड्यूल 3 में लिखा गया है। शेड्यूल 4 में आपका लिखा गया है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, की राज्यसभा में कितने सीट्स होंगे, ठीक है, किस आपके जो स्टेट है वहां से कितने सीट्स आपको राज्यसभा में दिए जाएंगे, क्योंकि अलग अलग स्टेट के अलग अलग आपके क्या है लोग रहते हैं, उसकी पॉपुलेशन अलग अलग है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि सभी स्टेट में से बराबर नंबर ऑफ सीट जो है वो राज्यसभा में जाएंगी। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा सीट्स जाएंगी, तो वो पॉपुलेशन के बेसिस पे डिवाइड किया गया था। तो कितनी एलोकेशन ऑफ सीट्स है राज्यसभा में, वो आपका किस में लिखा है, आपका शेड्यूल 4 में लिखा हुआ है। शेड्यूल 5 में आपका क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। अ, अब देखिए इसके अंदर जो 5 है और जो 6 है, इन दोनों में थोड़ा सा बस अंतर है। यहाँ पर जो है क्या लिखा गया है कि प्रोविजन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, कि शेड्यूल एरियाज में थोड़े से क्या किए जाते हैं कि अलग रूल फॉलो किए जाते हैं, क्योंकि जो वहाँ की जो ट्राइबल जो लोग हैं वो अलग है थोड़े से, ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश में हो गया, छत्तीसगढ़ में हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, इन सब में बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं इन सारे राज्यों में जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर हमारे जो बेसिक जो हमारा जो रूल्स है कॉन्स्टिट्यूशन का वो फॉलो नहीं होता है। वहाँ पर कुछ और जो चीज़ें हैं वो दिए जाते हैं उनको, कुछ और रूल्स और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशंस हैं उसमें कुछ प्रोविजंस है वहाँ पर। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपका शेड्यूल 5 में लिखा गया है, ठीक है। शेड्यूल 6 में जो है वो आपका पूरा पूरा राज्य को ही एक अलग दर्जे में रखा गया है। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन चारों राज्य को ही एक अलग दर्जे में रखा गया है। तो वहां पर कैसे रूल्स फॉलो होंगे, तो वो आपका शेड्यूल 6 में लिखा हुआ है, प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, ठीक है। अब किसको हम लोग, किस राज्य को हम लोग इस लिस्ट में डालेंगे, तो उसके लिए क्या होनी चाहिए कि 50% से ज्यादा पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए, ट्राइबल होनी चाहिए, ठीक है। ट्राइब्स की पॉपुलेशन 50% से ज्यादा होनी चाहिए, तो वो राज्य किसमें चला जाता है, आपका शेड्यूल 6 में चला जाता है, ट्राइबल एरियाज में चला जाता है। इसके अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो नॉर्मल जो हमारे स्टेट्स हैं उनसे अलग होते हैं, ठीक है। दे कैन सेट अप देयर ओन डिस्ट्रिक्ट और रिलीजियस ऑटोनोमस काउंसिल्स, ठीक है। तो ये आप लोग खुद ही देख ही रहे हो कि जो उनके रूल्स हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े आपके क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इसको याद रखने की क्या ट्रिक है, तो इसको याद रखने की जो ट्रिक है वो आपका है एटीएम एम। एम से क्या याद रखोगे, मनी, ठीक है। तो एटीएम मनी आप याद रख सकते हो, और मणिपुर जो है आप वहां से इसको हटा दोगे, ठीक है। यानी ऐसा एटीएम जिसके अंदर मनी नहीं है, तो मनी नहीं है मतलब मणिपुर नहीं है। तो मेघालय, मिजोरम आप बाकी एम एम से याद रख सकते हो, ए से असम, टी से त्रिपुरा, ठीक है। एटीएम विदाउट मनी, तो मनी नहीं है यानी कि मणिपुर नहीं है। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया आफ्टर कंसल्टिंग गवर्नर, तो प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी जो एरिया है उसको शेड्यूल्ड एरिया जो है वो बताया जा सकता है, बना सकता है, डिक्लेयर कर सकता है, लेकिन उसको बस कंसल्ट करना पड़ेगा पहले गवर्नर से। तो वो आपका ये शेड्यूल 5 के अंदर आता है, ठीक है, शेड्यूल एरिया। लेकिन जो पूरा पूरा जो हमारा राज्य है उसी को कहीं ना कहीं ट्राइबल एरियाज में डाल देना क्या कहलाता है, आपका शेड्यूल 6 में कहलाता है। और ये बस 4 राज्य हमारे, एटीएम मनी, ठीक है। अब देखिए शेड्यूल 7 में क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर 3 लिस्ट दी गई हैं जिसके अंदर आपका सब्जेक्ट्स है कि किसके अंदर यूनियन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं चीज़ें लाएंगी और किसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो चीज़ें लेकर के आएंगी, यानी कि लॉ वगैरह बनाएंगी, ठीक है। तो इन तीनों लिस्ट के नाम है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और आपका क्या है, कंकरेंट लिस्ट है। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि इन लिस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो अभी बस आप इतना जान जाओ कि 3 लिस्ट जो है वो शेड्यूल 7 के अंदर मेंशन की गई है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट, जिसके अंदर बताया गया है कि हर लिस्ट के अंदर कुछ कुछ जैसे आपके टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे डिफेंस हो गया, एजुकेशन हो गया आपका, या हेल्थ हो गया। तो इन टॉपिक्स के ऊपर कौन कौन सी गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, तो वो जो है वो आपका शेड्यूल 7 में लिखा गया है। आपका शेड्यूल 8 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में लिखा गया है। तो जो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी वो ओरिजिनली 14 थी, लेकिन अब क्या हो गई है, 22 हो गई है। अलग अलग अमेंडमेंट्स के बाद आपके अलग अलग जो है वो लैंग्वेजेस जोड़ी गई थी, जैसे कि आपकी सिंधी जोड़ी गई थी 1967 में, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 1992 में, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली आपके 2003 में, जिसको जो ट्रिक है वो आपका बीडीएसएम है, बीडीएसएम, ठीक है, बीडीएसएम। ओडिया जो है ये आपकी क्या की गई थी, आपकी ये 96 सीए में जोड़ी गई थी। दिस सीए चेंज द स्पेलिंग ऑफ ओडिया टू ओडिया लैंग्वेज, ठीक है। यानी पहले क्या थी, आपकी ओडिया थी, लेकिन फिर इसी में क्या हुआ कि स्पेलिंग चेंज करके ओडिया कर दिया गया। तो ये सारी चीजें यहाँ तक आपका लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखें हम लोग के क्या क्या है, आपके क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं,
तो क्लासिकल लैंग्वेजेस आपके कौन कौन से थे? आप ट्रिक याद रख लो, तू शुरू तो कर मैं आर्या, ठीक है। तो टू शुरू तो कर मैं आर्या आपका इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। और जो 5 न्यू लैंग्वेजेस बाद में जोड़ी गई वो है आपकी पाली, प्राकृत, मराठी, असमीज, बंगाली, ठीक है। तो आप ये चीजें ध्यान रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रोविजन 9, 10, 11 और 12 ये बाद में आया, यानी ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ये प्रोविजंस नहीं थे। केवल 8 प्रोविजन थे जिसको आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। जो हमारे 4 और प्रोविजन लाए गए हैं 1951, 85, 92 में, तो वो आपको मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर। अब देखिए प्रोविजन 9 में क्या था कि ये रिलेटेड था आपका लैंड रिफॉर्म्स और जमींदारी सिस्टम्स को लेकर के। क्योंकि क्या होता था पहले कि जमींदार लोग रहते थे तो उनके पास बहुत ज्यादा ज्यादा लैंड वो क्या करते थे, कब्जा करके रखे हुए थे। और जो उनके यहाँ लोग काम करते थे वो क्या थे, बहुत गरीब थे। तो जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका यूनिफॉर्मली हो सके, इसीलिए इस जो शेड्यूल है उसको लाया गया था, जिसके अंदर की जो लैंड था उसका जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका यूनिफॉर्मली हो सके। तो इसको 1951 में लाया गया था। तो ये इसी से रिलेटेड था। शेड्यूल 10 जो है वो आपका प्रोविजन रिलेटिंग टू डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमपी और एमएलए ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, यानी अगर वो अपनी पार्टी का दल बदल करते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये आपका शेड्यूल 10 में लाया गया था 1985 में। शेड्यूल 11 में प्रोविजन रिलेटेड टू पंचायत था, ठीक है। और इसके बाद आपका जो शेड्यूल 12 था वो आपका म्यूनिसिपैलिटीज को लेकर के प्रोविजन यहाँ पर लाए गए थे। तो ये दोनों ही 1992 में लाए गए थे। तो होप आपको जो पूरे 12 शेड्यूल्स हैं वो समझ में आ गए होंगे कि कौन सा शेड्यूल किससे रिलेटेड है। अब देखिए मैंने आपको जो 3 लिस्ट की बात की थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट की, इसके अंदर हम लोग सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। तो वैसे तो उसके अंदर बहुत कम कम सब्जेक्ट्स लिखे गए हैं। अगर आप ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स के बारे में बात की गई है, लेकिन आप इतने सारे सब्जेक्ट्स तो याद रख नहीं पाओगे। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो मेन मेन सब्जेक्ट हैं उसको यहाँ पर बताया गया है, जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे कि डिफेंस, तो देखिए डिफेंस जब भी आएगा तो आपको पता है कि पूरे भारत की कहीं ना कहीं डिफेंस की बात आती है तो वो यूनियन गवर्नमेंट के ही हाथ में होगा। आर्म्स एंड अम्यूनिशन भी आपका इसी में होगा। एटॉमिक एनर्जी भी कोई स्टेट लेवल के गवर्नमेंट के अंदर तो आएगा नहीं, वो आपका यूनियन में ही आएगा। सिटीजनशिप भी आपका यूनियन में आएगा। एयरवेज भी आपका यूनियन में आएगा। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये आपका यूनियन में आएंगे। इसी तरीके से अगर कोई पब्लिक ऑर्डर है, लोकल गवर्नमेंट है, हेल्थ है, या फिर आपका पिलग्रिमेज है, लिक्वर है, एग्रीकल्चर है, फिशरीज हैं, ठीक है, बैटिंग एंड गेम्बलिंग है, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो थोड़े छोटे चीज़ें हैं वो आपकी किस में आ जाएंगी, स्टेट लिस्ट में आ जाएंगी। और कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसके अंदर ये दोनों ही गवर्नमेंट आपस सहमति के साथ जो है वो आपका फैसला करेगी। जैसे मैरिज और डाइवोर्स हो गया, ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टी हो गया, ट्रेड एंड लेबर डिस्प्यूट्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एजुकेशन हो गया, वेट एंड मेजर हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपकी दोनों गवर्नमेंट साथ में एक दूसरे का साथ देते हुए करेंगी, तो इसलिए इसको क्या नाम है, कंकरेंट लिस्ट है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बोथ यूनियन एंड स्टेट कैन मेक लॉ, यानी दोनों ही जो हैं वो लॉ बना सकती हैं। अब रेसिडुअरी लिस्ट है। रेसिडुअरी लिस्ट यानी वो लिस्ट जो अभी आपकी बच गई। तो दीज सब्जेक्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन यूनियन, स्टेट या कंकरेंट लिस्ट। पार्लियामेंट हैज लॉ मेकिंग पावर। तो अगर वो लिस्ट ऐसी कोई लिस्ट है जो कहीं पे भी मेंशन नहीं है, ना ही यूनियन में, ना ही स्टेट और ना ही कंकरेंट लिस्ट में, तो वहां पर जो आपकी पार्लियामेंट है वो आपकी जो है वो लॉ मेकिंग करेगी। पार्लियामेंट के पास फिर वो पावर आ जाएगी लॉ बनाने की। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सब्जेक्ट ट्रांसफर थ्रू 42nd अमेंडमेंट स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट। तो यानी कुछ ऐसे हमारे लिस्ट थे जो कि स्टेट लिस्ट से निकाल करके आप कंकरेंट लिस्ट, यानी जो दोनों जिसके अंदर लॉ बना सकती है, उसमें डाल दिए गए। उसमें आपका एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, वेट एंड मेजर्स है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स है, और आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स पहले आपके स्टेट लिस्ट में थे जिसको बाद में 42nd अमेंडमेंट करके करंट लिस्ट में डाल दिया गया, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अभी हम लोग जो हमारे शेड्यूल्स थे उनको याद करने के, जो पूरे 12 शेड्यूल्स हैं उनको याद करने की ट्रिक आपको बताएंगे। तो उनकी ट्रिक आपकी ये है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से आप याद रख सकते हो। टी से आपका हो जाएगा टेरिटरी, ई से आपका हो जाएगा इमोल्यूमेंट, ठीक है, ए से आपका हो जाएगा अफर्मेशन एंड ओथ, आर से हो जाएगा राज्यसभा में कितने सीट्स एलोकेट की जाएंगी, एस से आपका हो जाएगा शेड्यूल्ड एरियाज, और ओ से आपका हो जाएगा अदर शेड्यूल्ड एरियाज, एफ से हो जाएगा आपका फेडरल प्रोविजन, ओ से आपका हो जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेजेस, एल से हो जाएगा लैंड प्रोविजन, डी से डिफेक्शन,
P से पंचायत और M से म्यूनिसिपैलिटीज। तो आप इस तरीके से इनको याद रख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा जो है ये आपकी इंपॉर्टेंट ट्रिक भी है और बहुत ज़्यादा इजी ट्रिक भी है याद रखने की। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, इतने ही नोट्स में थे। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे के लेक्चर्स को देखेंगे। तो होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।